जय श्री कृष्ण। और मित्रों, कैसे हैं? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विथ एसपी सर पर। आज से हम आपको प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट आज दे रहे हैं आपको, जो पेट की का ही प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तीसरा है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। चौथा ऑप्शन है डी वाला, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हम आपको बता दें कि वेद त्रयी में या वर्ण त्रयी में ऊपर के चार वर्ण आते हैं और चार वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यदि हमसे जब भी बात की जाएगी कि वेद त्रयी क्या है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से तीन ले लेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन किस में मिलेगा? यजुर्वेद, ऑप्शन सी भी है। ठीक है, क्लियर है। और वर्ण त्रयी की बात है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन को ऊपर से ले लेंगे, शूद्र छोड़ देंगे। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? ऑप्शन है बिंदुसार, बृहद्रथ, दशरथ, देववर्मन। तो कौन सा शासक था आपको बता दें, तो ये था बृहद्रथ। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार। अब देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन। अब आपको बता दें कि ह्वेनसांग और हर्षवर्धन, ह्वेनसांग, हर्षवर्धन, याद रखिएगा। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी वाला सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बारबक शाह, बहलोल लोधी। तो देखिए, 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906, 1901, 1905 और 1903। कब की गई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, कन्फर्म है आपको? चलिए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन संताल विद्रोह के नेता थे? स्वामी विवेकानंद, सिद्धू माझी, BR अम्बेडकर, सूर्य सेन। ठीक है, तो कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू माझी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 8वां, निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। बालकृष्ण नायर, मुकुंद काकती, पुलिथेवर, खुदीराम बोस। कौन थे बताइए? डी थे, खुदीराम बोस। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है 9वां, बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, TT कृष्णामाचारी, बलदेव सिंह। देखिए, बारदौली सत्याग्रह के बाद ही
जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदौली की महिलाओं ने, ठीक है ना। तो इसलिए बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन में सिर्फ वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है, तो वही सही है। प्रश्न संख्या 10, किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया? CR दास, तिलक, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। किसने दिया था? सी राजगोपालाचारी, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न, नॉर्वे की राजधानी? ब्यूनस आयर्स, रोम, ओटावा, ओस्लो है ना, कौन सी है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य कहा जाता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? इसकी राजधानी ओस्लो है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े। प्रश्न संख्या 12, 82.30 पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, इस देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है, यह भारत के रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है, ठीक है। तो कौन सा सही है? यह भारतीय 82.30 लिखा गया है ना, पूर्वी देशांतर, तो 82.5 जो है ये हमारी क्या मानक रेखा है, ये मानक रेखा है जो समय निर्धारित करती है, जो इलाहाबाद के नैनी से मानी गई है, लेकिन वास्तव में कहाँ से गई है? मिर्ज़ापुर से गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 13वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 73.0%, 81.5%, 61.0% और 72.0%। कौन थी बताइए आप? देखिए ए वाला 73% थी, 73.0%, 0% तथा 73%। चलिए 14वां नंबर का प्रश्न, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक। तो किस राज्य में स्थित है बताएं? हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बताइए कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। तो बताइए कौन सा साझा नहीं करता? उत्तर प्रदेश साझा करता है ना, उत्तर प्रदेश साझा करता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल भी साझा करता है, बिहार भी साझा करता है, और ऑप्शन नहीं है, 8 राज्य भारत के साझा करते हैं, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन क्या है? असम। असम जो है साझा नहीं करता सीमा। असम जो किससे साझा करता है? असम जो है भूटान से सीमा साझा करता है, ठीक है। ये अगर आपको प्रश्न आए तो असम भी भूटान से साझा करता है
बांग्लादेश से साझा करता है लेकिन नेपाल से साझा नहीं करता। चलिए प्रश्न संख्या 16, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? 103वें, 99वें, 101वें और 97वें में किस योजना के साथ लगाया गया था? 101वें संविधान के संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया। प्रश्न संख्या 17, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें ऑप्शन है भारत सरकार, भारतीय मुख्य न्यायाधीश, भारतीय वित्त सचिव, भारत का प्रधानमंत्री। हम आपको बता दें 1 रुपये पे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का वित्त सचिव का दस्तखत होता है, उसके हस्ताक्षर होता है। उसके बाद जो 1 रुपये से अधिक के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी वाला। कौन सा सही होगा? सी वाला, 17 का सी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम, के सी नियोगी, ए के चंद्र, पी वी राजा मन्नार। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के सी नियोगी। ठीक है, ये तो काफ़ी ऐसा प्रश्न है, इसे हमेशा याद करना चाहिए। PMSBY का विस्तारित रूप क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना। कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो कौन सा सही है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। PM से हो जाएगा प्रधानमंत्री, S से हो जाएगा सुरक्षा, B से हो जाएगा बीमा, Y से हो जाएगा योजना। ठीक है ना, कन्फर्म है? अभी से हम लिख दें, अगर PMSBY कन्फर्म हो गया ना? ठीक, हमें बस यही चाहिए, आपका प्रश्न क्लियर हो जाए। प्रश्न संख्या 20, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा है कृषि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, तीसरा है कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने। देखिए स्पष्ट लिखा गया, उन्नत कृषि योजना का उद्देश्य क्या? उन्नत कृषि योजना किससे होगा? कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। देखिए जब आपके पास शिक्षा होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। चलिए प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया? अनुच्छेद 1, 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 किस में कहा गया? अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया भी कहा गया। अगला प्रश्न, किस मौलिक अधिकार के, प्रश्न संख्या 22, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो किसमें है? प्रश्न संख्या 22, तो क्या है? समता का है। समता होगा तभी कानून के नज़र में हम सभी समान होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको बता दें, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, सबसे युवा प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे जो विदेश में, जिनकी मौत विदेश में हुई है, पाकिस्तान में ताशकंद समझौते के समय। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, चलिए प्रश्न संख्या 24, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, राष्ट्रपति। तो किसके हो? राष्ट्रपति लोकसभा को स्थगित कर सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है, किसने अपनाया था बताइए?
राजस्थान ने अपनाया था और ये व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी। ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 26। डॉट डॉट दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, अर्थात कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अर्धवृत्तीय, शंक्वाकार, उछाल, अवतल, कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो परवलयिक अवतल प्रयोग किया जाता है। तो परवलयिक नहीं दिया है तो डी सही होगा। चाहे आपकी कार हो या बाइक हो, इसमें परवलयिक अवतल का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 27। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्त का प्रयोग किया जाता है? एमीटर, गैल्वेनोमीटर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, किसका प्रयोग किया जाता है? 27 का सी, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक। 28, प्रश्न संख्या 28। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डॉट डॉट क्या कहते हैं? हाइपो, बोरेक्स, फिटकरी, सूखी बर्फ, क्या कहते हैं? सूखी बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सूखी बर्फ। प्रश्न संख्या 29। ठीक है ना। अब देखिए, स्पष्ट दिख रहा होगा ना। शरीर में डॉट डॉट की गंभीर कमी के कारण क्वासी और कोर रोग होता है। लौह, विटामिन के, कैल्शियम, प्रोटीन, किसकी कमी से होता है? यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? वीनस फ्लाईट्रे, क्वेकिन, एस्पेन, रेड मेपल, ये पेऊन, ये लिखा नहीं है, इस पर थोड़ा सा कट गया है। कौन सा सही है बताइए? तो वीनस फ्लाईट्रे ये मांसाहारी पौधा है। ठीक है, इसका मुंह खुला होता है और जब कभी भी कोई जानवर, कोई कीड़े मकोड़े इसमें पहुंचते हैं तो वह मुंह बंद कर लेता, खा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 31। 6/50 बराबर वर्गमूल 200 का मान कितना आएगा? प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा? 8, 576, 49, 24। ठीक है, तो कितना आएगा? 576। ठीक है, कैसे आएगा? लगाना पड़ेगा। चलिए लगा के दिखा दे रहे हैं। देखिए, कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है? 6/50 बराबर वर्गमूल 200। ठीक है, अभी देखिए आप, प्रश्न आपका आ गया। तो इसे क्या करेंगे हम? अब देखिए 50 से कट रहा है, 0 यहाँ से काट दीजिए, 5 चौका 20, 4 को इधर गुणा कर लीजिए, 24 वर्गमूल प्रश्नवाचक, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो ये हो गया, प्रश्नवाचक कट जाएगा और 24 का वर्ग कितना होता है? 576। कितना होता है? 576। बात समझ में आ गई? तो आपका आंसर है 576। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत समान रहती है। तो उसके व्यय में कितने % की वृद्धि होती है? ठीक है, अब ऑप्शन आपके देख लीजिए। कह रहा, प्रश्न पहले ध्यान दे दीजिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत समान रहती है। 25% बचत कर रहा है, आय वृद्धि हो गई, 20% बढ़ गई तो उसकी बचत समान रहती है। ठीक है, उसकी बचत
समान रहती है। तो उसके व्यय में कितनी वृद्धि हुई है? व्यय उसका बड़ा होगा, जरूर बड़ा होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अब ऑप्शन देख लीजिए। अगर व्यय बढ़ रहा है तो 25 पहले कर रहा है तो बढ़ेगा, तो 5% का डिफरेंस है तो होगा 26 से 2/3%। ठीक है, बात समझ में आई? लगा के दिखा दें? चलिए देखिए, अगर 25% व्यय कर रहा है, ठीक है, अब आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए 25% बराबर क्या होता है? 25% बराबर क्या होता है? 1/4। तो मान लीजिए क्या है, 25% बचत करता है, तो आय मान लीजिए कितनी है? आय बराबर 4 रुपया और व्यय बराबर हो गया कितना? 1 रुपया। तो बचत कितनी हो गई? बचत बराबर 3 रुपया। ठीक है ना? अब 3 रुपया बचत है। व्यक्ति की नई आय कितनी हो जाएगी? नई आय तो कितना होगा? 4 का 120%, 20% अधिक है तो 120/100 बराबर कितना हो गए? ये 0 काट दीजिए। अब 12 चौक 48, 48/10 अर्थात आएगा कितना? 4.8 रुपया। अब इसकी नई आमदनी हो गई। और नया व्यय कितना हो जाएगा? तो व्यय 1 ही रुपया है, बचत 1 रुपया है, तो व्यय कितना हो जाएगा? 4 दशमलव कितना हो जाएगा? 4.8 माइनस 1, बचत वही है तो हो गया 3.8। ठीक है, अब व्यय में कितनी वृद्धि हो गई? तो कितना है? पहले 3 रुपया करता, तब 3 रुपया 8 पैसा कर रहा है, 80 पैसा। तो मतलब 80 पैसा बढ़ रहा है। 0.8 बटे कितना हो जाएगा? 3 गुणे 100। तो ये दशमलव हटा देंगे तो 80 हो जाएगा। एक अंक का दशमलव लग जाएगा, कट जाएगा। तो 3 से 80 में भाग दे दी। 3 दूनी 6, 2 8, 3 6 18, 2 20, तो आएगा कितना? 2/3। बात समझ में आ गया? 26 से ही 2/3%। क्लियर हो गया ना? चलिए अगले प्रश्न को देखें। देखिए प्रश्न संख्या 33 स्पष्ट दिख रहा ना? 753 गुणे 753 प्लस 247 गुणे 247 माइनस 753 गुणे 247 पूरे के बटे 753 गुणे 753 गुणे 753 प्लस 247 गुणे 247 गुणे 247 बराबर कितना आएगा? पहला ऑप्शन देखिए, आपको दिख रहा होगा 225/500, दूसरा है 1/500, तीसरा है 1/1000, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब आप देख लीजिए। ठीक है, इस बात को स्पष्ट तरीके से आपको देख लीजिए कि आप कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बताइए। अब एक देखिए, एक प्रश्न है, ये ध्यान दीजिए, हम आपको समझा दें। ऑप्शन तो सही है सी। ठीक, कैसे सही है ये दिखा दे रहे हैं। अब देखिए 753 है ना, तो ये मान लीजिए, दो ही अंक घूम रहे हैं आपको, 753 और 247। तो ये 753 का वर्ग, 247 का वर्ग है ना। अब ये जो है हम क्या करें, इसी पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ है ना, यहाँ दिख रहा है, लग जाएगा, इतने में लग जाएगा। तो इस 753 बराबर क्या मान लें? 753 बराबर ए और 247 बराबर बी मान लें। क्लियर है ना? इसी पेज पे लगा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, ए ऊपर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, इसे जब हम तोड़ेंगे तो सूत्र क्या निकलेगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो नीचे बटे का सूत्र होगा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए क्यू प्लस बी क्यू सूत्र होता है। दूसरे में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसे काट दीजिए, बटेगा बचेगा कितना, एक बटे बी बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। अर्थात एक बटे आप जोड़ें तो कितना आएगा, एक बटे जोड़ लें, एक ए प्लस बी है ना, तो 753 प्लस 247, 1000 हो जाएगा। 3 7 10 और 5 4 9 1 10, 7 2 9 1 10, 1000। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला सही। एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए चलिए, हम आपके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। बस सिर्फ आपको ये एक चीज़ हमें कर देना है, क्या, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपको वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है ना। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 34। एक संख्या और इसके 3/5 माने 3/5 भाग के मध्य अंतर 247 है। उस संख्या का 20% कितना होगा। 144, 150, 165, 137 कितना होगा, होगा 137। ठीक, कैसे होगा यह चीज़, हाँ ये बात कन्फर्म है कि कैसे होगा 137। तो कह रहा, देखिए प्रश्न देख रहे हैं, एक संख्या और इसके 3/5 माने 3/5 भाग के मध्य अंतर कितना है, 247। ठीक है, थोड़ा सा इधर आ जाइए, अभी इसी पेज पे लगा दे रहे हैं। तो क्या कह रहा, एक संख्या x है माइनस 3/5 बराबर कितना, 247। ठीक है, अभी हो गया 5 से गुणा कर लीजिए, तो 5x माइनस 3x/5 बराबर 247। ठीक, अब 5 में 3 जाए 2x, इधर गुणा कर दीजिए, 247 गुणे 5। ठीक, बात समझ में आ रही है ना। ओ गलत लिखा गया था, 247 नहीं 274 है। ठीक, तो 274 लिख लीजिए, थोड़ी सी गलती हो गई थी, मिस्टेक है, यहाँ से देखने में ध्यान दिया था। तो हो गया कितना, तो 2x बराबर, तो x बराबर कितना होगा। ठीक है, x बराबर कितना होगा, अब देखिए क्या लिखे थे आप, 2x बराबर 274 गुणे 5, तो 2x बराबर कितना लिखे थे आप, 2x बराबर 274 गुणे 5। ठीक है, 274 गुणे 5, तो x बराबर कितना होगा, काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 5 7 35, हाथ में 3 और 5 तेरह में 65, 65 3 68। तो x बराबर कितना हो गया, 685। अर्थात संख्या कितनी हो गई, 685 का 20%। देखिए प्रश्न कह रहा है ना, का 20% ज्ञात कीजिए। तो 685 का 20%, 20/100, 20 1 कम 20 5 100। तो अभी देखिए 274 में 5 से जब गुणा किए थे तो ये 2 से भाग दिए थे, 137 गुणे 5 था। अब इसमें भाग दिए तो 137 में 5 से गुणा किए 685 हुआ। 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 137 आएगा यार ना, है ना, कन्फर्म हो गया। तो देखो 137 लगाया गया, क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 35। एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है तो अंतिम 3 विद्यार्थियों की आयु कितनी है। कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। अंतिम 3 विद्यार्थी की औसत आयु 20 वर्ष और पहले 3 की औसत आयु 23 वर्ष।
अंतिम 4 लोगों में से 3 की आयु कितनी है? 3 की आयु तो नहीं पता होगी आपको, लेकिन क्या है, औसत तो पता है ना। अंतिम 3 का औसत 20 है, तो 20 3 कितना होगा? 20 गुणे 3 बराबर कितना होगा? 60 होगा। तो इनकी 60 है। प्रथम 3 विद्यार्थी को औसत आयु कितनी है? 21 वर्ष। तो 21 3 63 हो गया। तो इनमें से 26 घटा लीजिए। 63 में से 26 घटेगा तो कितना आएगा? 13 में से 6 जाए 7, 5 में से 2 जाए 3, 37 साल। तो 2 की 37 हो जाएगी। तो अंतिम की कितनी हो गई? 60 में से 37 घटा दीजिए, क्योंकि 3 आया है ना, तो 60 में से 37 घटा दीजिए। कितना आएगा? 60 माइनस 37। 10 में से 7 जाए 3, 5 में से 3 जाए 2, कितना आ गया? 23 वर्ष। समझ में आ गया होगा ना? एकदम कन्फर्म से बताइएगा, ठीक है। अब की बार आप पूरा मेहनत करिए, आपका पेपर अच्छी तरह से निकल जाए, ठीक है ना। 23 वर्ष। अब आगे देखें। अब तो आपके हिंदी प्रश्न आ गए। अब बहुत अच्छा आसान प्रश्न है, बहुत ईजी प्रश्न है। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, है ना, राम कुमार वर्मा। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो पढ़े होंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा किसने लिखा है? भारतेंद्र जी ने लिखा है। ठीक है। सूर्यदेव शब्द, सूर्योदय, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद। अब देखिए ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कौन सा होगा? ये कौन सी संधि है बताइए? है गुण संधि है, ठीक है ना। सूर्यधन उदय, तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? सूर्यधन उदय। ऑप्शन कौन सा सही है? अब देख के बताइए, आपके सामने दिख रहा है, बी वाला सही है। क्लियर है ना। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? 38 नंबर का प्रश्न है। दाता, दाता का शब्द क्या होगा? दाती, दात्री, धात्री, धात्री, ठीक है। कौन सा होगा? दाता शब्द की स्त्रीलिंग धात्री होगी, ठीक है ना, दाती नहीं होगी। जो किए गए उपकार को मानता उसके लिए एक शब्द, कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतकार्य, अज्ञ। देखिए, जो किए गए उपकार को ना माने वह कृतज्ञ होता है, और जो किए गए कार्य के उपकार को माने वह क्या होगा? कृतज्ञ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला, ठीक है ना। चलिए, आप सोच रहे थे कि नहीं देंगे प्रैक्टिस सर देंगे कि नहीं देंगे, देखिए दे दिए। अब आपका परीक्षा नजदीक आया, हमने दे दिया, आप हल करिए। चलिए, प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? माँ सरस्वती, माँ सरस्वती की वजह से हम आपके सामने बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो बीड़ा पाण, माँ सरस्वती हाथ में बीड़ा लिए होती, ते भी है, उनका पर्यायवाची है। महाश्वेता, तो ये श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, ये भी हैं, ठीक है। पद्मा और भारती, भारती भी हैं, तब पद्मा, पद्मा लक्ष्मी जी को कहते हैं, तो ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, ये सरस्वती का नहीं है, ये सही है। चलिए अभी पढ़ें थोड़ा सा पैराग्राफ। इट वॉज हर सिस्टर जोसेफिन who told her in broken sentences, veiled hints that revealed in half concealing her husband's friend. Richards was there too, near her. It was he who had been in the newspaper office when intelligence of the railroad disaster was received with Brentley Mallard's name leading the list of killed. He had only taken the time to assure himself of its truth by a second telegram, and had hastened to
forestall, any less careful, less tender friends in bearing the sad message। ठीक है ना, समझ गए। आगे देखिए थोड़ा और इसके, चलिए। She did not hear the story, as many women have heard the same, with a paralyzed inability to accept its significance. She wept at once with sudden wild abandonment in her sister's arms. When the storm of grief had spent itself, she went away to her room alone. She would have no one follow her. There stood, facing the open window, a comfortable, roomy armchair. Into this she sank, pressed down by a physical exhaustion that haunted her body and seemed to reach into her soul. She could see in the open square before her house the tops of trees that were all aquire with the new spring life. The delicious breath of rain was in the air. In the street below, a peddler was crying his wares. The notes of a distant song which someone was singing reached her faintly, and countless sparrows were twittering in the eaves. There were patches of blue sky showing here and there, though the clouds that had met and piled one above the other in the west facing her window। ठीक है, ये पैराग्राफ पूरा हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 41 से 45 तक कहा है। हाउ डिड जोसेफिन spoke to Mrs. Mallard at first, half concealing disastrously, with great care, और डी है इन ब्रोकन सेंटेंस। कैसे कही थी बताइए, ये पैराग्राफ में से देखना होता है। ठीक है, तो कैसे कही थी, इन ब्रोकन सेंटेंसेज में कही थी, इन ब्रोकन सेंटेंसेज में कही थी। ठीक है ना, देखिए कैसे कही थी, इन ब्रोकन सेंटेंस। इट वाज हर सिस्टर जोसेफी हु टोल्ड हर इन ब्रोकन सेंटेंस। क्लियर है ना, इसी पैराग्राफ। अब देखिए प्रश्न संख्या 42, हु वाज किल्ड, कौन किल्ड किया गया था, रिचार्ड जोसेफी, ब्रेंटली मालार्ड, मिसेज मालार्ड। कौन किल्ड किया था बताइए, ब्रेंटली मालार्ड। ठीक है, अब इसी पैराग्राफ में आप देखिए, पैराग्राफ में आइए, कन्फर्म आपको मिल जाएगा। देखिए कहाँ मिलेगा, विथ ब्रेटली मालार्ड से नेम लीडिंग द लिस्ट ऑफ किल्ड। तो कौन किया गया था, ब्रेटली मालार्ड। प्रश्न संख्या 43, वाई वुड मिसेज मालार्ड हैव नो वन फॉलो हर। पहला ऑप्शन है, शी वांटेड टू बी अलोन इन दिस मोमेंट, नो वन डेयर्ड टू इंटर द हर रूम, शी वांटेड टू secretly marry and that is why refused visitors, something stopped everyone from entering her room। कौन सा सही है बताएं। पहला, शी वांटेड टू बी एलोन इन द मोमेंट ग्रीफ। वैसे भी अब बिना पैराग्राफ भी देखे आप कह सकते हो कि कोई भी किसी के यहाँ अगर डेथ होती है तो लोग क्या चाहते हैं, अकेले में रहना चाहते हैं।
ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि इंग्लिश है तो हुआ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप जुड़े रहें आपके अपने चैनल टारगेट विथ एसपी सर पे। हम आपके सभी समस्याओं का हल लेके आते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ें। अब देखिए 44 प्रश्न है, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। अब सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। एब्यूज का पर्यायवाची यूज, क्लोज, हार्म, टर्मिनेट। देखो यूज का मतलब क्या होता है? गाली देना। अगर आप किसी को गाली देंगे तो क्या होगा? हार्म होगा, उसे नुकसान होगा, क्षति होगी। तो यूज नहीं करेगा, वो बंद नहीं करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा तो क्या होगा? हार्म होगा, नुकसान होगा, तो बाद में टर्मिनेट करेगा, वो नहीं होगा सिनोनिम्स। लेकिन एब्यूज का सिनोनिम्स क्या होगा? हार्म होगा। कंफर्म हो गया ना। चलिए प्रश्न संख्या 45, गिव एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब विलोम होता है। एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। सेंसर, सेंस्योर लिखा गया ना, सेंस्योर या सेंसर का ये जो विलोम शब्द क्या? ब्लंडर, एपलाउज, कंटेम्प्ट, फॉल्ट। तो क्या होगा बताएं? तो क्या होगा? एपलाउज। एपलाउज मीन्स प्रशंसा करना। ठीक है ना। देखिए सेंस्योर का मतलब क्या होता है? निंदा करना, विरोध करना। तो क्या होगा? अप्लाउज मीन्स प्रशंसा करना, सहयोग करना, तो भी सही हो गया। ठीक है। ब्लंडर मीन्स होती भूल, बड़ी होती है। फॉल्ट मीन्स कमी होती है। कंटेम्प्ट मीन्स होती संतुष्ट। इसलिए तीनों नहीं होंगे, तो होगा कौन सा? बी वाला, अप्लाउज। दिए प्रश्न संख्या 46 देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। हिंदी अनुपाते देवनागरी, तो अंग्रेजी अनुपाते क्या होगा? पर्शियन, फारसी, ग्रीक, ब्रिटिश, लैटिन। हिंदी की लिपि कौन सी है? देखिए लिपि दिया गया है। हिंदी किस लिपि में हम लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। तो अंग्रेजी किस लिपि में लिखेंगे? आप बताएं, खुद बताएं। सोच लिए होंगे आप। 2 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है। ठीक है। तो हिंदी किस में है? हिंदी की लिपि कैसी है बताइए। आप सोच रहे होंगे अंग्रेजी है, फारसी और ग्रीक तो होगी नहीं, है तो कन्फर्म आप हैं। ठीक, तो कौन सी होगी आप सोच रहे होंगे? अंग्रेजी होगी? नहीं भाई, ये भी गलत है। तो कौन सी होगी? लैटिन है। ठीक है। ये देखिए आपका प्रश्न गलत हो जाता है, लैटिन है लिपि। चलिए प्रश्न संख्या 47, यदि किसी कोड भाषा में सोल्ड को HLOW लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में रोम को क्या लिखेंगे? GLPK, ILNV, GLPV, ILHW। क्या लिखेंगे बताइए? लिखेंगे बी वाला, ILNV। कैसे लिखेंगे? इसके लिए डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल में चले जाइए, प्ले लिस्ट पे, वहाँ देख लीजिए। रीजनिंग की अच्छी वीडियो बना के दिया हूँ। ठीक है, फिर भी यहाँ हम आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है। यस का विपरीत क्या होता है? अब देखिए, यस का एच होता है, और ओ का यल होता है, यल का ओ होता है, और डी का डब्लू होता है। विपरीत अक्षर लिखे गए। तो आर का विपरीत आई, ओ का यल, एम का एन होता है। ठीक, ई का वी होता है। ठीक है, आप इस पे जाके आगे देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, समझ में यहाँ तो आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़े। यूएम का पिता है, वीके की पत्नी है, डीके के एकमात्र भाई एम की माँ है। यूडी से किस प्रकार संबंधित है? भाई, चाचा, पति, पिता। कैसे संबंधित है?
बताएं। ठीक है, पति लगेगा, कैसे लगेगा समझाना तो पड़ेगा ही ना। लेकिन आप हमारी वीडियो पे जा करके बढ़िया से देख लें, एकदम कंफर्म हो जाएगा। ब्लड रिलेशन में रक्त संबंध पर देख लीजिए जा करके। यू यम का पिता है, ठीक, और डी के एकमात्र भाई यम की पत्नी है, अब वी के की पत्नी है। वी क्या है, पत्नी है किसकी, के की, तो इसका जो है चिन्ह होगा। अब हो गया डी के एकमात्र भाई यम की माँ है, तो डी का एकमात्र भाई यम है और डी इसकी माँ है। ठीक, जब डी यम की माँ होगी तो के की भी माँ होगी, तो बी की सास लगेगी। ठीक, और यू यम का पिता है, तो यम का पिता है तो डी का पति होगा। यू यम का पिता है तो डी का पति होगा। क्लियर है ना। तो यू डी से क्या डी का क्या लगेगा, तो पति लगेगा यार, यही तो पूछा गया ना। ठीक है ना। आप एकदम क्लियर करना चाहते हैं और ज़्यादा, तो आप हमारी वीडियो पे जा करके सर्च मार लीजिए, देख लीजिए, एकदम क्लियर कर देंगे। यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब ये बहुत ही आसान प्रश्न है। 2013 लीप वर्ष नहीं है। जब लीप वर्ष नहीं हो तो जो 1 तारीख को पड़ेगा वही दिन 31 दिसंबर को पड़ेगा। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। ठीक है ना, मंगलवार। मंगल भवन मंगलहारी द्रहुस दशरथ अजीर बिहारी। ठीक है ना। चलिए देखें, आगे बढ़ें। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और 1 असमान है। उस असमान शब्द का चयन आपको करना है। क्रेडिट कार्ड, मेमोरी कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक कार्ड, इसमें से कौन भिन्न है बताइए। मेमोरी कार्ड कहाँ लगता है, मोबाइल में, और सब कौन से हैं, बैंक से रिलेटेड हैं। तो कौन सा सही हो गया, मेमोरी कार्ड। ठीक है ना, कंफर्म है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है बताइए। उत्सव, दीक्षा, अमृत, अमी, बताइए कौन सा पोर्टल है। अब आप सोच रहे होते अमृत समागम होगा तो अमृत या अमी होगा, नहीं, गलत है भाई, गलत हो जाएगा। उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया गया। चलिए अगला प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 52। जनवरी 2022 में जारी भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के संदर्भ में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन सा है, मध्य प्रदेश। ठीक है ना। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही ज्यादा वन है। प्रश्न संख्या 53। 1 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर रहे, बताइए। कहाँ गए थे कोविंद साहब, राष्ट्रपति महोदय जी। 1 से 4 अप्रैल को कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कहाँ गए थे बताइए। पेट पास करना तो बताना है, नहीं बता रहे हैं हम, अब जान लीजिए, तुर्कमेनिस्तान गए थे। ठीक है, हाँ। प्रश्न संख्या 54। ठीक है, दिख रहा है ना बढ़िया से स्क्रीन पे, अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा होगा। प्रश्न संख्या 54। अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI
द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बताइए कौन सा है? भारत का सैन्य खर्च के स्थान पे कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। कौन सा है? तीसरा। भारत भी सैन्य खर्च कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 55। अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सह सृजन तथा नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल फिनक्लूवेशन लॉन्च किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, कौन से किया है? बताइए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े। चलिए 56 नंबर के प्रश्न पे, फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C52 के माध्यम से किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? EOS-03, EOS-02, EOS-04, EOS-01, किसका सफल प्रक्षेपण किया है? बताइए। EOS-04, ठीक है, याद रखिए। सोना छोड़िए, विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, कौन कौन से? हाँ, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। फरवरी, प्रश्न संख्या 57। फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वर्ष 99 में, 2003, 2002, 2001 में, किस वर्ष सम्मानित किया गया था लता जी को? बताइए। लता जी के साथ उस्ताद क्या बिस्मिल्लाह खां को भी, शहनाई वादक थे ना, उनको भी सम्मानित किया गया था। एक साथ दोनों को भारत रत्न से। भारत रत्न का आकार कैसा होता है? पीपल के पत्ते के समान, ठीक है। वो हमें, हमारे जो है राधा कृष्णन को भी यह सम्मान मिला है। और राधा कृष्णन के जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में। चलिए इतना ज़्यादा बता दिए, तो किस वर्ष इन्हें भारत रत्न दिया गया था? 2000 किस में? 1 में। क्लियर हो गया ना। चलें ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 58। अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की बैठक आयोजित हुई? राजा जी बाघ अभ्यारण्य, कार्बेट बाघ अभ्यारण्य, पक्के बाघ अभ्यारण्य, पेंच बाघ अभ्यारण्य, कहाँ की गई थी? पक्के बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 59। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में राष्ट्रीय 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? वर्ष 2022 से 24 तक, 2022 से 25 तक, 2022 से 26 तक, 2022 से 27 तक। कौन है बताएं? तो डी वाला सही है, 2022 से 27 तक, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 7। फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, नैरोबी, मॉन्ट्रियल, सिएटल, कहाँ किया गया है? नैरोबी,
चलिए प्रश्न संख्या 61, आपको बताना क्या, डेनमार्क की राजधानी क्या, कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, वियना, ओस्लो। तो बताइए कौन सी राजधानी डेनमार्क की, कोपेनहेगन। प्रश्न संख्या 62, भाखड़ा डट डट का लोक नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, असम, नागालैंड। भाखड़ा भांगड़ा पंजाब का है। चलिए हम एक ट्रिक आपको बता दें कि पंजाब का गिद्ध भी भांग पीता है, ठीक है, पंजाब का गिद्ध भी भांग पीता है। तो गिद्ध से हो जाएगा गिद्धा और भांग से भांगड़ा, ये दोनों कहाँ के हैं, पंजाब के लोक नृत्य, ठीक है। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1946, 1949, 1945, 1948। बताएं कब हुई थी, 1946 में। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा, भारत रत्न, पद्मश्री, ज्ञानपीठ, पद्म भूषण। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, कौन सा है जो लता जी को मिला था, अब तो याद हो गया होगा ना, तो कौन सा है, भारत रत्न। ठीक है, और सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की कौन है, परमवीर चक्र। चलिए प्रश्न संख्या 65, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, भोपाल, लखनऊ, आगरा, ग्वालियर। कहाँ स्थित है, लखनऊ में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ें। चलिए प्रश्न संख्या 66, 66, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, महिला सशक्तिकरण, पत्रकारिता, खेल, ग्रामीण स्वच्छता। किसके लिए दिया जाता है बताएंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न संख्या 67, पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है, रतन पाठक, असीम मुखर्जी, शांतनु भारद्वाज, नवदीप सिंह गिल। कौन है, नवदीप सिंह गिल है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 68, मई 2022 में संपन्न हुए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है, सर्विसेज, केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो किसने जीता है, केरल की टीम ने जीता है, ठीक है। पीटी उषा कहाँ की थी, केरल के कोझिकोड की, यहीं की टीम थी, उड़न परी के नाम से विख्यात है ना। प्रश्न संख्या 69, मिस वर्ल्ड 2021 के खिताब किसने जीता, ओलिविया एस, श्री सैनी, कैरोलिना बिलावस्का, टोनी यंसिंग। किसने जीता है, सी, कैरोलिना बिलावस्का। प्रश्न संख्या 70, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, 31 मार्च, 4 अप्रैल, 15 सितंबर, 5 अक्टूबर। किसके, 5 अक्टूबर को, ठीक है। अब देखिए निर्देश पढ़िए, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 71 से 75 में अपने सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो पढ़िए, यह तो आप जानते हैं कि पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला थी, मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि
ऐसी आग में मुझ पानी का जन्म कैसे हुआ? लगता यह है कि हमारी पृथ्वी ज्यों ज्यों ठंडी होती गई तो उसमें मौजूद गैसों में क्रियाएं हुई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रियाओं से मेरा जन्म हुआ है। इन दोनों ने अपना अस्तित्व मिटाकर मुझे बनाया। पहले मैं पृथ्वी के ऊपर भाप रूप में ही था, फिर जाने क्या हुआ कि मैं ठोस बर्फ बन गया। कल्पना करो, चारों ओर बर्फ ही बर्फ। जब सूर्य की किरणें हम पर पड़ती तो चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता। लाखों वर्षों तक इस रूप में रहने के बाद मैं फिसलने लगा, क्योंकि बर्फ के ही दबाव से निचली परत पिघलने लगी थी। फिसलकर हम पहुंचे सागर में। वहां की तो बात ही निराली थी। वहां अब तक हमसे पहले पहुंचे पानी में छोटे छोटे जीव तैरने लगे थे। घोंघे, मछलियां और कछुए भी। धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हुआ। जल के बाद स्थल में जीव बनने लगे और आज आप उसी श्रृंखला के अंग हैं और अपने को मनुष्य कहते हैं। ठीक है, यह आत्मकथा किसकी है बताइए? पानी की, मनुष्य की, पृथ्वी की, बर्फ की, किसकी है ये आत्मकथा? ध्यान से पढ़ के बताइए। तो किसकी बात हो रही है? पानी की। ठीक है ना? किसकी बात हो रही है? पानी की। तो आत्मकथा कौन कह रहा है? पानी कह रहा है। ठीक है ना? सबसे पहले जीवधारी कहाँ पैदा हुए? तो देखिए, भाप में, जल में, स्थल में, बर्फ में, जल में। अगला प्रश्न है 73, बर्फ क्यों फिसलने लगी थी? बर्फ के बोझ और दबाव से निचली परत फिसल रही थी, इसलिए पिघल रही थी। ये सही है। प्रश्न संख्या 74, मनुष्य किस श्रृंखला का अंग है? जीवधारियों की श्रृंखला का। 75 नंबर, चारों ओर सौंदर्य डाट डाट पड़ता है, बिखर पड़ता है। ठीक है ना? चलिए, निर्देश। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 76 से 80। शिक्षा की बैंकीय अवधारणा, बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक अवश्य विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं। लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 76, शिक्षा की बैंकीय अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? पहला है, शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं। दूसरा है, शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। तीसरा है, शिक्षा में केवल छात्र शिक्षकों को शिक्षित करते हैं।
चौथा है शिक्षा में उपहारों का लेन देन होता है। तो कौन सा है सही? बी वाला, शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। ठीक है, एक दूसरे को होते हैं, लेन देन होता है शिक्षा में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 77। गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते? पहला, शिक्षक ज्ञानवान है। दूसरा, शिक्षा में ज्ञान की ही सर्वोपरि है। तीसरा, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। चौथा, वे अज्ञानी हैं। शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, इस बात को वे नहीं जान पाते हैं, क्योंकि शिक्षक भी हैं, सीखते रहते हैं। प्रश्न संख्या 78। इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त बताइए। पहला है शिक्षक की उपस्थिति। दूसरा है शिक्षक का परम ज्ञानवान होना। तीसरा है छात्र का परम अज्ञानी होना। चौथा है छात्रों का सीखने के लिए उत्सुक होना। कौन सा सही है? पहला सही है, शिक्षक की उपस्थिति। अगर भाई शिक्षक उपस्थित होगा तभी तो कुछ पढ़ाएगा आपको। प्रश्न संख्या 79। गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? पहला है शिक्षा ज्ञान का उपहार है। दूसरा, शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है। तीसरा है आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़क होता है। चौथा है परम अज्ञानियों का शोषण अनिवार्य है। तो कौन सा सही है? 79 का बी, शिक्षक श्रेष्ठ और छात्रहीन। 80। गद्यांश का अंतिम प्रश्न। गद्यांश में डाट डाट पर करारा व्यंग किया गया है। ज्ञानवान व्यक्तियों, उत्पीड़ितों की दशा, शिक्षितों की दशा, शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध किस पे किया गया है? तो डाट डाट, डी वाला, शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध। अब आ गया मैथ। ठीक है, निर्देश प्रश्न संख्या 81 से 85 तक नीचे दिए गए रेखा चित्र में एक कंपनी के 6 वर्षों के राजस्व करोड़ रुपए में को दर्शाया गया है। अब देखिए ये फिगर आप देख लीजिए, कंपनी में राजस्व करोड़ रुपए में। ये ऑप्शन बने हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। 2001 में 500 करोड़, 2011 में 500 करोड़, 2012 में 280 करोड़, 2013 में 470 करोड़, 2014 में 650 करोड़, 2015 में 400 करोड़, 2016 में 510 करोड़। ठीक है ना। उपरोक्त रेखा चित्र का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, दिए गए 6 वर्षों के लिए औसत राजस्व करोड़ रुपए में कितना है? बताइए। इसे हम औसत राजस्व से करना है तो हम क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे और 6 हैं, 6 से भाग दे देंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला, 468.33 करोड़। कैसे? अब आप देख लीजिए। दिया है 500 करोड़ है ना। इन्हें जो जोड़े, अगर जे के जोड़ें तो क्या होगा? 500 करोड़। देखिए, अगर सबको हम जोड़ेंगे 500 करोड़, 280 करोड़, 470 करोड़, 650 करोड़, 400 करोड़ और 510, कुल आएगा कितना? 2810 करोड़। 6 वर्ष हैं तो 6 से भाग दे दें। 6 चौ 24, 4 28, 1 हो गया 41 हो गया। 6 छवा का 36, 5 41, 6 अट्ठे 48, 1 2 50, 6 3 18, 2 20, 6.33 आता जाएगा। ठीक है ना, 468.33 आएगा। तो यही है आपका ऑप्शन, देखिए ना, था ना 468.33।
प्रश्न संख्या 82, वर्ष 2011 से वर्ष 2012 में राजस्व कितने % कम हुआ? 11 से 12 में कितने % कम हुआ? 18, 44, 22 और 36। कितने % कम हुआ है बताइए? 44%। अब आप देखिए आगे, 11 में कितना था? 500 करोड़। और फिर कितना हो गया? 13 में, 12 में 280 करोड़। तो कितनी कमी आई देख लीजिए, 500 करोड़ है ना, 500 और 200 माइनस 80, 0, 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 2 गया 200, 220 करोड़ कमी है। तो कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक कमी 500 काट दीजिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 44% की कमी है। कन्फर्म हो गया ना? ठीक। प्रश्न संख्या 83, वर्ष 2015 में राजस्व वर्ष 2014 के राजस्व का कितना % है? 15 वाला 14 का क्या % है? देखिए 14 में आपको दिख रहा है राजस्व, 14 में दिख रहा है 650 और 15 में है 400। तो 15 वाला 14 का, 15 में राजस्व 14 का क्या % है? 15 वाला 400 है। देखिए 15 वाला कितना है? 400 है। और 14 वाला है 650, 650 है ना, 650 14 वाला है। तो कितना % है? तो हो जाएगा कितना? 400 गुणे 100 बटे 650, 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिरैया 65, 4 दूनी 800 बटे 13, 13 पचे 65, 13 छक 78, 2 80, 13 कम 13, 7 20 हो गया। दशमलव लगाइए, 13 पच्चीस 65, 63.5 लगभग आएगा। ठीक है, तो कौन सा सही हो गया? 61.5। तो कौन सा सही हो गया? आइए देखते हैं। पहला वाला है 61.53 सही हो गया ना? ठीक। वर्ष 2013, 14 और 15 का कुल राजस्व दिए गए 6 वर्षों के कुल राजस्व का कितना % है? कुल राजस्व आपने जोड़ा था 2810 आया था, पहले प्रश्न में हमने आपको जोड़ के दिखाया गया था। और दिखाया था ना, तो आप देखिए 13, 14 और 15, 13, 14 और 15 में कितना है? अब देख लीजिए आप, 13, 14, 15, 13 में है आपका 470 और 14 में है 650 और 15 में है 400। तो 4, 6, 10, 10, 4, 14 और 7, 5, 12, तो 1520। कितना हो गया कुल? 1520। 1520 2810 का क्या % है? 1520 2810 का कितने % है? तो गुणे 100 बटे 2810, यहाँ से 0 काट दीजिए, एक 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो 15,200 भागे 281, तो 6 बार संभवतः जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 बार भी नहीं जाएगा तो ठीक है 5 बार जाएगा। कन्फर्म रूप में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 बार तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, हाथ में 4, अब 5 दूनी 10, 4 14,
5 हो गया, 1 में से 0 गया 1, 5 में से 4 जाएगी। अब 5 के बाद कितना आएगा, तो कितना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 जाएगा। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 7 में 3, 4 दूनी 8, 3 11। तो 54 कुछ आएगा ना। देखो ऑप्शन क्लियर होता कि नहीं। ठीक है, देखिए एकदम ऑप्शन क्लियर हो गया। 54 कितना आया है, 09। तो कौन सा सही हो जाएगा। अब उतना आंकड़े जो डायरेक्ट यहीं से देख लीजिए, जब उतना ऑप्शन में क्लियर है, नहीं तो आगे भी बताते हैं आपको। ठीक है ना। तो 84 तक क्लियर हो गया। 85 वर्ष 2012 तथा 13 का औसत राजस्व, वर्ष 2015 और 16 का औसत राजस्व का अंतर। ठीक है, 12 और 13 का औसत राजस्व और 15 और 16 का औसत राजस्व। तो 12 और 13 देख लीजिए, स्पष्ट दिख रहे हैं। 12 और 13, 12 में 280 और 870, तो जोड़ लीजिए 0, 8, 7, 15, 15 हाथ में 1 और 4, 2, 6, 750। और 15, 16 का कितना है, 5, 4, 9, 910। अंतर कर लीजिए, 0 आएगा, 11 में से 5 जाए 6, यहाँ बचा 8, 8 में 7 जाए 160। कितना अंतर आएगा देख लीजिए, 85 नंबर। ठीक है, हमने कितना निकाला है, 80 है ना। हमने निकाला कितना है, देख लीजिए 160 निकाला है। औसत निकालना है, बटे 2 कर लीजिए, 2 अट्ठे 16, 80 आ गया ना। हाँ, हमने कुल अंतर निकाला था, तो ये हो गया 80। ऑप्शन ए सही है। क्लियर है ना। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो अब एक लाइक तो बनता ही है ना। और अच्छी तरह से पढ़ाई जारी रखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल, अपना चैनल है टारगेट विथ एसपी सर। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। देखिए निर्देश पढ़िए, 86 से 90। प्रश्न संख्या 86 से 90 तक दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ 5 वित्त वर्षों 2013-14 से 2017-18 के दौरान किसी कंपनी द्वारा निर्मित किसी वस्तु टन में के आयात और निर्यात को दर्शाता है। निर्यात के लिए काला चिन्ह बनाया गया, आयात के लिए सफेद आयत बना दिया गया वर्ग। अब देखिए, वस्तु जो टन में किसे है, चाहे वस्तु का आयात हो रहा हो या निर्यात हो रहा है, तो कितने में हो रहा है, टन में। निर्यात के लिए काला और आयात के लिए सफेद बनाया गया बार ग्राफ, जिसे दंड आरेख कहते हैं हिंदी में। तो देखिए, अब आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से। 2013-14 में 638 टन आयात हुआ है और निर्यात हुआ है 824 टन। 2014-15 में 1256 टन आयात किया गया, 1014 टन निर्यात किया गया। 15-16 में 1661 टन आयात किया गया, 1137 टन निर्यात किया गया। 16-17 में 1538 टन आयात किया गया और 1513 टन निर्यात किया गया। 17-18 में 1305 टन आयात किया गया तो 1658 टन निर्यात किया गया। निर्यात किया गया तो आयात किया गया। ठीक है, देखिए ये काला वाला निर्यात है। तो 2013-14 में 638 टन निर्यात किया गया तो 824 टन आयात किया गया। तो इसमें निर्यात कम है, आयात ज़्यादा है। 1256 टन निर्यात किया गया तो 1014 टन निर्यात आयात किया गया, तो आयात कम है, इसलिए देश का फायदा होगा। 15-16 में 1661 टन निर्यात किया गया तो 1137 टन आयात किया गया, तो ये भी फायदा देश का।
1538 टन निर्यात किया गया, 1513 टन आयात किया गया, तो ये भी देश का फायदे में है। इसमें 1305 टन निर्यात किया गया तो 1658 टन आयात किया गया, तो देश का जो थोड़ा सा इसमें घाटा है। ठीक है, हमें इतना आपको समझाना था। अब देख लीजिए, अब देखिए उपयुक्त बार ग्राफ का अध्ययन करिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल आयात और कुल निर्यात टन में का औसत कितना है? कुल आयात कितना किया गया, कुल निर्यात कितना किया गया, इसका औसत कितना है? 2325.9, 2508.8, 2279.5, 2552.4। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे आप सभी को जोड़ लीजिए सबको, तो कितना आएगा? देखिए सभी टनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना, हम जोड़ के देखिए निकाल दे रहे हैं, आपके पास निकाल दिए हैं। 12,544 टन आया है। 5 से भाग दे दीजिए, औसत निकल जाएगा। 5 दूनी 10, 2 12 5 पंचम 25, 0 5 अट्ठे 40, फिर 5 अट्ठे 40, 2508.8 टन। ठीक है ना। चलिए देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही आएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही अब आ जाएगा? बी। कितना आ जाएगा? बी वाला। ठीक है, अब आप डिटेल में चेक कर लेना। किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का कुल जोड़ सबसे कम है? अब बताइए, देख के बताइए किसमें आयात और निर्यात का जोड़ सबसे कम में है। 2015-16, 2013-14, 2017-18, 2014-15। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। देखिए 13-14 में जो है 638 टन निर्यात किया गया, 824 टन आयात किया गया, इसका ही जोड़ सबसे कम है। ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए? तो कौन सा ऑप्शन सही है? 13-14। ठीक है, आपको देख लीजिए, देख रहे हैं ना, दिखा दे रहा हूँ। सबसे कम इसी का फिगर बन रहा है ना, देख लीजिए 2013-14 का, तो इससे ज़्यादा इसका जो है सबसे कम होगा। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है भाई। चलिए प्रश्न संख्या 88। 2013-14, 15-16 और 2017-18 के दौरान कुल आयात का कुल निर्यात से क्या अनुपात है? 13-14, 15-16 और 17-18। 13-14, 15-16 और 17-18, इसमें आयात और निर्यात का अनुपात कितना है? बताएं कि कौन सा अनुपात है? 3619 अनुपात है, 3604, 4175 अनुपात है, 4011, 3604 अनुपात है, 3073, 4011 अनुपात है, 4175। ठीक है, तो बताइए। अब देख लीजिए आपसे प्रश्न क्या कह रहा है। वर्ष 2013-14, 15-16 और 17-18। 13-14 आयात और निर्यात, तो 13-14 में आयात पहले देख लीजिए दिया गया है, तो कितना है? 824, और 15-16 1137, और 17-18 1658। जोड़ लीजिए भाई, 4 और 7 11 और 11 8 19, तो 19 किस में आ रहा है? 88 में। देख लीजिए, एक ही तरह से आपको एकदम खट से ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। 19 के 9 आ रहा नहीं ऑप्शन ए में, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा जोड़ घटाव करना तो कर लीजिए। प्रश्न संख्या 89। किस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आयात और निर्यात के कुल जोड़ में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रही है? किस में वृद्धि सर्वाधिक रही है बताइए? प्रश्न संख्या 89। 2015-16, 14-15,
17 18, 16 17, तो किस में सर्वाधिक रही है? देखिए, किस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आयात निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो देखिए 13-14 की तुलना में अगर देखेंगे तो 14-15 में, इसमें आयात निर्यात सबसे कम है तो इसलिए सर्वाधिक वृद्धि 2014-15 में हो जाएगी। ठीक है ना, 14-15, ठीक है। वित्त वर्ष 2016-17 में निर्यात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? ठीक है, निर्यात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी है? 16-17 में। 16-17 में निर्यात कितना था? देखिए 16-17 में निर्यात कितना था? 5838, और इसमें था 1661। ठीक है, तो कितनी कमी हुई है बताइए, कितने परसेंट कमी हुई है? 7.4%। ठीक है, लगा लीजिए। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 91 से 95 तक के लिए दी गई तालिका में 2016 के प्रारंभिक 6 महीनों के दौरान 4 डीलरों ABCD द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या दर्शाई गई है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए दिया है, बढ़िया से स्पष्ट देख लीजिए। डीलर और माँ, डीलर और माँ। डीलर ABCD, माँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। 100 जनवरी में 102 ए ने डील किया है, फरवरी में 94, मार्च में 85, अप्रैल में 108, मई में 98, जून में 95। इसी प्रकार से सभी को देख लीजिए आप बढ़िया से। तो प्रश्न संख्या 91 है, डीलर बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या जो कितने महीनों में सी द्वारा 6 महीने में बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या से कम थी। अब आपको यही बताना, डीलर बी द्वारा बेचे गए, ठीक है, कंप्यूटर की संख्या डीलर सी द्वारा बेचे गए 6 महीने में कुल कंप्यूटरों की औसत संख्या कम थी, 4 3 2 5। तो डीलर सी अगर जोड़ लेंगे आएंगे तो कितना होगा टोटल? डीलर सी का अगर सब जोड़ लीजिए तो 5 4 9 9 9 18 2 20, हाथ में 2, और 9 9 18 2 20, हाथ में फिर 2, 1 1 2 1 3 1 4 2 600। 600 आएगा, 600 में 6 से भाग दे देंगे तो 100 आ जाएगा। औसत कितने महीने की थी, है ना? तो 4 3 2 सी द्वारा बेचे गए महीने की औसत संख्या से कम थी। तो बताइए कितने महीने में? 1 2 3 4, इस 4 महीने में उसे क्या है, कम थी, बाकी सब औसत से ज़्यादा थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, डीलर ए द्वारा फरवरी अप्रैल और मई, ए द्वारा फरवरी अप्रैल और मई में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या डीलर डी द्वारा मार्च मई जून में बेचे गए कुल कंप्यूटरों की संख्या से अनुपात आपको बताना। ठीक है, तो कौन सा अनुपात होगा? अब इनका जोड़ निकालें हम। डीलर ए द्वारा फरवरी अप्रैल और मई, फरवरी अप्रैल और मई कुल जोड़ लेते, और डी द्वारा मार्च मई और जून, मार्च मई और जून को जोड़ लें डी वाला, तो कुल कितना होगा? अनुपात बताना है, 6:5। देखिए 6:5, 15:13, 10:9 और 20:27। देखिए डीलर ए द्वारा फरवरी अप्रैल और मई में कुल जोड़ेंगे तो हम 300 आ रहा है उनका, और ये आएगा इनका डी द्वारा मार्च मई और जून में 270 कुल बेचे हैं, तो इनका अनुपात 0 काट देंगे
3 9 27, 3 9 30, 10:9 आएगा। ठीक है ना। ये कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए, आप बताइए। सी वाला। चलिए अगले प्रश्न पे। डीलर बी द्वारा अप्रैल, मई और जून में बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या फरवरी और अप्रैल में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या का क्या परसेंट? 38 सही 3/2, 48 सही 5/7, 50 सही 7/8 और 43 सही 6/7। ठीक है, तो कौन सा था? 38 सही 3/8। कैसे है चाहिए देखना। चलिए देखिए, कह रहा है डीलर बी द्वारा अप्रैल, मई और जून में बेचे गए कंप्यूटर। तो उसके अप्रैल, मई और जून, डीलर बी द्वारा अप्रैल, मई और जून, अप्रैल, मई और जून 97, 102 और 8, 8 2 10 17 और 1 1 2 9, 17 9 1 10, 1 1 2 1 3, तो 307 हो जाएंगे। और कह रहा कितना हो जाएंगे? देखिए हमने लिख दिया है 307। ठीक है, और कह रहा मई जून, फरवरी और अप्रैल में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटर। फरवरी और अप्रैल, फरवरी और अप्रैल सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कुल कितना है? योग हमने बना लिया 800। तो कितना परसेंट है देख लीजिए, दिखा दे रहा हूँ। 800 है तो कितना परसेंट है? गुणे 100/800। ये 2 0 कट जाएगा, 8 से भाग दे देंगे। 8 3 24, 6 30 67 हो गया। 8 28 64, 3 67, तो हो गया कितना? 38 सही 3/8। कितना हो गया? 38 सही 3/8। अब 38 सही 3/8 आपके किस ऑप्शन में सही है? ए ऑप्शन में सही है। प्रश्न संख्या 94। डीलर ए द्वारा फरवरी से जून के दौरान बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या जून में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या से कितने % अधिक है? दशमलव के एक स्थान तक सही बताना आपको। कितना है? दशमलव के एक स्थान तक। 17.5, 25.3, 21.2 और 24.4। ठीक है, बताइए तो कितना है? 21.2। चलिए देखिए कुल कह रहा है डीलर ए द्वारा फरवरी जून कंप्यूटर कुल बेचे गए कितने हैं? तो कुल 480 हैं, और जून में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कितने हो जाएंगे? 390। क्या परसेंट है? गुणे 100/390। तो कितना होगा? भाग दे देंगे हम, तो 4800 में भाग देंगे अगर हम, तो कितना होगा? 39 से अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 39 से करना 39 हो रहा ना? नहीं, 396 है। यहाँ से 0 कटेगा, ये हो जाएगा 448। इसे में भाग देंगे तो कितना होगा? 2 बार जाएगा, 396। 1 मिनट थोड़ा सा तो देखिए कितना होगा? 84 गुणे 100/396। तो कितना होगा? 2 बार जाएगा। तो ठीक है, पूरे कैलकुलेशन करके आपको दिखा दे रहे हैं। 8400 भागे 396। 2 छक 12 हाथ में, 1 2 9 18, 1 19 हाथ में, 1 2 3 6 1 7। 10 में से 2 गया 8, 13 में से 9 जाए 4, यहाँ हो गया 480। 1 बार जाएगा, 396 हो गए। 21 दशमलव तक आ गया ना? अब ऑप्शन में देख लें आप, 21 दशमलव सिर्फ एक ही में लिखा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो गया, सी वाला। आगे जरूरत नहीं, जरूरत होगी तो काट लीजिएगा। अप्रैल माह में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या कितनी है? ठीक है,
98, 95, 90 और 100। तो कितनी है? अप्रैल माह में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या कितनी है? ठीक है, अगर देखिए ये अप्रैल के दिखाई दे रहे, अप्रैल में सभी डीलर कितना है? 8, 7, 15, 15 और 9, 6, 15, 15, 15, 30, हाथ में 3, 3 और 9, 18, 9, 30, 27, 30, 3 हाथ में 3 और ये हो गया 3, 1, 400। तो कितनी हो गई? 400। और कई महीने हैं? 4 है ना। डीलर कितने? 4। 400 में यदि हम 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा यार? 100 भाई आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए निर्देश पढ़ लीजिए। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और इसके आधार पर निम्न प्रश्नों, प्रश्न संख्या 96 से 100 तक के उत्तर दें। एक फुटबॉल टीम द्वारा एक वर्ष में खेले गए 7 प्रतियोगिताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड निम्नलिखित है। अब देखिए प्रतियोगिता है दी गई है। प्रतियोगिता पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं। जीते गए मैच 5, 4, 5, 6, 4, 3, 2। हारे हुए मैच 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4। कुल खेले गए मैच तो 5, 3, 8, 4, 4, 8, 5, 2, 7, 6, 3, 9, 4, 2, 6, 3, 3, 6, 2, 4, 6। ठीक है ना, स्पष्ट दिख रहा है। आइए प्रश्न पे देख लेते हैं। टीम के लिए सबसे खराब प्रतियोगिता कौन सी है? दूसरी, 7वीं, 5वीं, 6ठी, कौन सी होगी बताइए। अब आइए फिर से आपको ऑप्शन पे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए बढ़िया से देख लीजिए। पहली में 8 मैच खेले गए थे, 5 जीता, अच्छी प्रतियोगिता है। दूसरी में 8 खेले गए तो 4 जीता, 50%, ये भी ठीक है। तीसरे में 7 खेले गए थे, 5 जीते, 2 ही हारे थे, भी सही है। चौथी में 9 खेले गए थे, 6 जीता, ये भी ठीक है ना। और 5वीं में 6 खेले गए तो 4 जीता, ये भी ठीक है। 6ठी में 6 खेले गए और 3 जीता, मतलब 50%, ये भी जीता है। 7वीं में 6 खेले गए थे, 2 जीता यार, तो 50% से कम है। तो सबसे खराब कौन सी रही है? 7वीं। अरे भाई बिना लगाए एलो जा रहा, देख लीजिए प्रश्न को। प्रश्न संख्या 97, कुल मिलाकर टीम ने कितने प्रतिशत मैचों में जीत हासिल किया? ठीक है, तो कुल मिला के कुल कितने मैच खेले गए हैं? ठीक है ना, कुल मिला के कितने मैच खेले गए हैं पहले ये देख लीजिए। तो कितने में जीत हासिल हुई है? तो कुल मैच के लिए कितने खेले गए हैं बताइए। 8, 8, 16, 16, 7, 16, 7 कितना होगा? 23 और 23, 9, 32, 32, 6, 38, 38, 6, 44, 44, 6, 50। कुल मैच कितने खेले गए? 50। ठीक है, जीते गए कितना? अभी जोड़ लीजिए, स्पष्ट है आपके सामने, है ना। 5, 4, 9, 5, 5, 10, 4, 14, 6, 20, 20, 4, 24, 3, 27, 2, 29। अब 50 में से मेरे भाई 50 में से कितना हम जीतते हैं? 50 में 29 जीतते हैं, तो 100 में गुणे 2 तो 100 हो गया। 29 दूनी दोनों 18, 2 दूनी 4, 5, 58%। कितने मैच हमने जीते हैं? 58%। कन्फर्म हो गया ना? चलिए देखें तो ठीक है। अब देखिए ये ना कन्फर्म है, 58% जीते। बहुत ही आसान प्रश्न है। टीम के लिए सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी रही है ना? पहली, चौथी, तीसरी और 5वीं। देखिए सबसे खराब कौन सी रही है? 7वीं। और सबसे अच्छी कौन सी रही है बताइए। देखिए तीसरी में 7 में से 5 जीती है, सबसे अच्छी प्रतियोगिता है यही रही है। तो कौन सा सही होगा 98 का?
सी। तीसरी, प्रश्न संख्या 99 आ गए हैं हम लोग शतक पे। वर्ष के दौरान टीम ने कितने मैच जीते? ठीक है ना, तो अभी आपका निकाले थे 29 मैच जीते थे टीम ने। ठीक है, ये भी सही है, 50 मैच खेले थे और 29 थे जीते हैं। ठीक, कुल मिलाकर टीम को कितने प्रतिशत मैचों में हार हुई? 58% जीत हुई तो कितने परसेंट हार होगी? 42% भाई। ठीक है ना, कन्फर्म है ना, एकदम बढ़िया से। चलिए बस आज के इतने लिए इतना ही, एक प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए फिर अगली प्रैक्टिस सेट के लिए लाएंगे। लेकिन तब तक आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुँचे, पहले पहुँच जाए। और आपके अपने चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो। अब इसके लिए जय श्री कृष्ण। आपसे पेट की बात फिर मिलेंगे अगले एग्जाम में। जय श्री कृष्ण। ठीक है मित्रों, जय श्री कृष्ण।